वो जो बंदा है वो उस कंपनी को के डिसीजन को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है। अगर मेरी तरह बंद हो जिसके पास कुछ हास नंबर ऑफ शेयर्स हो, वो मैं क्या डिसीजन कंट्रोल करूंगा? अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि यार मेरे पास यूबीएल के या एबीएल के शेयर्स है और 1000 शेयर या 2000 शेयर या 5000 शेयर्स है, तो ये कुछ पॉइंट में परसेंटेज ओनरशिप बनेगी, तो मैं क्या डिसीजन कंट्रोल कर सकूं? वो कहेंगे कि यार हु आर यू? जब आपके पास परसेंटेज 5% या 10% से बढ़ जाए, अब 5% या 10% ओनरशिप कोई बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती है। सबासीन में अगर आप 10% की ओनरशिप देखें तो करोड़ों से ऊपर होगी, ठीक है, करोड़ से ऊपर होगी। कोई पता नहीं ये कितनी की है, मुझे नहीं पता इस चीज यूनिवर्सिटी का, लेकिन बता रहा हूं सिर्फ कि ये इतनी बड़ी अमाउंट होती है, तो उसको फिर हम कहते हैं कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट। सपोज मुझे पता चलता है कि आगा वलीद के साथ 5% शेयर्स है, तो मैं जाता हूं और मैं उससे वो 5% उठा लेता हूं। लेट सपोज इस टाइम मेरे पास 8% अपने थे और 5% उससे मिले, तो मैं 13% का ओनर आ गया। उसके बाद मुझे साकिब से मिल जाता है कुछ ओनरशिप, मुझे पता चलती कि यार 7% तो उसके पास भी हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं 20% ओनरशिप पे पहुंच गया। पहुंचते पहुंचते मैं मैक्सिमम कहां पे पहुंच सकता हूं? 49% पे, तो मैं बिल्कुल उसके मुकाबले का बन चुका हूं। अब अगर वो थोड़ा भी हिलेगा तो ओनरशिप मैं डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है। और वो इस वजह से हो जाते कि वो कभी कभी बंदा मजबूर हो जाता है और वो शेयर्स मार्केट में इशू कर लेता है। तो लोग इसको क्या कहते हैं? एक होता है फ्रेंडली टेक ओवर, एक होता है हॉस्टाइल टेक ओवर, ठीक है। फ्रेंडली टेक ओवर में ये होता है कि दो बंदे आपस में मिलकर वो डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये बस मैं अब इसको मैनेज नहीं कर सकता, इस चीज को, इस बिजनेस को, ठीक है, मुझसे आप ले ले ये शेयर्स या ये बिजनेस आप ले ले, वो फ्रेंडली होता है। और हॉस्टाइल टेक ओवर मीन दुश्मनी से, चोरी चुप्पे जो आपसे लेता है, ये जो मैंने कहा कि मैं मार्केट से चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे जितने भी शेयर्स है वो एक्वायर करूं, इकट्ठे करूं और एट द एंड कहूं कि जनाब ये देखे आपकी ओनरशिप मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक मुल्क को चला रही है लेकिन असल में वो चला नहीं रही, उसमें वो लोग चला रहे, माफिया चला रहे होते हैं जिसके पास सारा रिजर्व होता है उस मुल्क का, और जो भी गवर्नमेंट अगर इन्फ्लुएंस करना चाहती है उस कंट्री को, तो उनको अप्रोच करती है, ना कि गवर्नमेंट को कि यार आप शेयर गिरा दें, आप पैसा निकाल लें, आप डॉलर निकाल लें। ये पीछे 2-3 साल में होता है, इसी तरह से आप शेयर प्राइस का कह रहे हैं कि वो गिरता जो है और जो ऊपर जाता है। सर जो एक कंट्री का कैपिटल गेन है सर सारा जी, वो है तो लोगों के पास ना, एक गवर्नमेंट के पास है, लोगों के पास है। अगर लोगों के पास ज्यादा गेन है सर, तो वो जो देखिए मैं आपको क्वेश्चन को इस अंदाज से लूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि लेट सपोज हम सिंपल कह दे कि जो मार्केट गिर जाता है या ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो वो मेनली इन चीजों की वजह से हो जाता है कि लेट सपोज अब आपके मार्केट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं, आपका जो पैसा होता है ना, एक होता है रिजर्व, जो जिसको आप कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किन चीजों से बनता है? वो मुख्तलिफ चीजें, जिसमें से लेट सपोज आप जो कहते हैं कि वो उतार चढ़ाव किस चीज से आ जाता है? गोल्ड के रेट से आता है, डॉलर की करेंसी के रेट से आ जाता है। इस तरह 6 कंट्रीज और है जिनकी स्टेबल करेंसी है, ठीक है। या फिर आप किन चीजों की वजह से इसको उतार चढ़ाव? जब आपकी जीडीपी ऊपर जाती है, ठीक है, तो अब ये आपके कंट्री के लोगों पर भी डिपेंड करता है। ये मल्टीपल चीजें इसमें होती है, इसमें पॉलिटिकल प्रेशर्स भी होते हैं, इसमें आपके साथ एक जस्ट ये भी होता है कि लेट्स सपोज अगर कोई कहे कि यार इमरान खान आया है और इमरान खान की वजह से गवर्नमेंट अच्छा नहीं रन होगा, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे? जो बाहर के इन्वेस्टर पाकिस्तान में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया या जिन लोगों ने सीधा फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट किया या उन लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे, ठीक है। जो कि हो गया था 2005 में। 2005 में यही हुआ था कि जब शौकत अजीज नाम तो जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था, शौकत कुछ नाम था उसका, जी शौकत अजीज, उसकी टाइम पे वो फाइनेंस का भी बंदा था, तो उसकी वजह से बहुत से बाहर मुल्कों वाले लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। तो वो एक अलग कहानी, उसको हम एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, अपना टॉपिक कंप्लीट करें, ये भी काफी है। उसने लेट्स सपोज अगर मैं कहूं कि आर्टिफिशियली एक चीज की कीमत आप बढ़ा दो, तो जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया और उन लोगों की कीमतें बढ़ गई, तो उन लोगों ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट अपना निकाल दिया और उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया था। और उसकी वजह से 2006 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, अगर लेट सपोज मुझे अब भी याद है, एलाइड बैंक के शेयर्स थे 130 या 140 रुपीज के साथ 1 शेयर था 2005 में, वही शेयर प्राइस गिर गया था 30 रुपीज पे आया था,
ठीक है, तो अब 15-16 साल बाद अभी इलाइट बैंक के शेयर्स 110, 104, 105 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो वो बहुत से फैक्टर होते हैं उसमें। ठीक है, वो एक चीज से नहीं बनता। अगर मैं कहूं कि आपका रिजर्व इस चीज से भी बढ़ता है कि जो बाहर से रेमिटेंसेस आते हैं, ठीक है, जो आपकी प्रोडक्शन है, अगर आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस आ जाए, जैसे आप इंपोर्ट जो है वो कम करें और एक्सपोर्ट बढ़ा दे, मुख्तलिफ फैक्टर है। और ये किसी भी कंट्री का, जो इमरान खान ने कुछ शुरू में वादे किए थे, और हम सब ये जो यंग जनरेशन था ये सारा कह रहा था कि यार इमरान खान का गवर्नमेंट बड़ा अच्छा चलेगा। अब खुदा जानते आगे क्या होगा, हमें नहीं पता इन चीज़ों का, लेकिन जो उसने कहा था हुआ नहीं उस तरह। उसने ये भी कहा था कि इसी डेवलपमेंट हो गया। अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलप हो जाते तो उसकी वजह से हमारी कंट्री काफ़ी स्टेबल हो जाती, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, ठीक है, उसकी वजह से आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाती, उसकी वजह से आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाते। एटलीस्ट 3 चीज़ें आपके जब स्ट्रांग हो जाती है तो उससे आपके कई चीज़ें बढ़ जाती है। अगर आपके एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, प्रोडक्शन होती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है, जीडीपी ग्रो कर जाता है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाते हैं, आपकी जॉब क्रिएशन हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाती है, ये बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। तो यहां पे हम उस ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये शेयर्स तो आपको अब समझ आ चुका है। अब शेयर्स के ऊपर लोग कहेंगे कि यार इसके ऊपर हमें प्रॉफिट भी मिले। तो हमने कहा ना कि अगर एक बंदा घर खरीद लेता है तो उसको 2 तरीकों से इनकम मिलता है, या तो वो कैपिटल गेन कर लेता है, कीमतें उसके ऊपर चली जाती है घर की या प्रॉपर्टी की, या फिर उसको रेगुलर अमाउंट, रेगुलर मंथली पेमेंट होता रहता है रेंट के फॉर्म में। तो सेम यही पे यहां पे भी चलता है, या तो शेयर प्राइस में इप्रिसिएशन आ जाता है, प्राइस इप्रिसिएशन, जिसको आप कहते हैं कैपिटल गेन, सीजी मैंने लिख दिया, या फिर आपको रेगुलर टाइम पे क्वार्टरली पेमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड्स। अब डिविडेंड्स भी बहुत से लोगों ने सुने होंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट की हो तो उसको रेगुलर फॉर्म में डिविडेंड्स मिलते रहेंगे, ठीक है, मिलते होंगे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। तो ये डिविडेंड्स अब क्या है, ये अब रेगुलर फ्लो है। तो हमने 2 रिटर्न बताए ना, कि एक होता है कैपिटल गेन, एक होता है डिविडेंड। हम जो कैलकुलेट करेंगे या हम जो सोचेंगे वो इसके ऊपर हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, कि कुछ होते हैं यंगस्टर के हिसाब से, कुछ होते हैं ये यंगस्टर के लिए होता है, और ये थोड़ा सा सीनियर सिटीजन जो कि रिस्क के वर्ष होते हैं, और ये रिस्क टेकर के लिए होता है। लेकिन ये एक अलग डिस्कशन है, ठीक है, ये भी हमने बड़े डिटेल से डिस्कस किया था। जनाब हमें भी बताए, हम भी हंस जाएं। मैंने शायद शुरू में कहा था कि मैं बड़ा सीधा सिंपल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हूं, ठीक है, मैं बड़ा सिंपल लाइफ गुजारता हूँ। इधर आप लोगों ने नोट किया होगा मैं जब घूमता फिरता हूँ, लेकिन जब क्लास में गपशप लगाता हूँ तो मैं भी गपशप लगाता हूँ, जब पढ़ाने पे आता हूँ तो फिर उस टाइम मैं आप लोगों के साथ ये फेवर कर रहा हूँ कि ये चीज़ दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। अदरवाइज मैंने अपना टॉपिक जो कुरिकुलम है उसको मैंने कंप्लीट करना है, और ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जो आज मैं टाइम दे रहा हूँ ये मैं अपने आप को कितना डिफ़िकल्टी में डाल लूँ, ये सिर्फ मुझे अंदाज़ा हो रहा है उस चीज़ का, क्योंकि ये टॉपिक 1-2 वीक पीछे हम वापस जा रहे हैं, ठीक है, कोर्स तो कवर करना है हमने। घर में जब किसी सीरियस बंदे के एग्जाम्पल देते तो मेरा नाम लेते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि ये कभी मतलब घर में गपशप नहीं लगाता। तो आप लोग माशाल्लाह समझदार लोग हैं, तो अगर आप लोग को ऑपरेट करेंगे तो उस लिहाज से हम भी, ये उसके ऊपर रिटर्न है। अब ये चीज़ें क्या है और कैसी काम कर रही है, ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इन चीज़ों को डिस्कस किया करेंगे इंशाल्लाह। फिर बॉन्ड्स आ जाती हैं। अब अगर आप हिस्सेदारी नहीं सोचते, कोई भी कंपनी है यूनिलीवर का, अब उसने ओनरशिप शेयर्स तो इशू किया मार्केट में, चले आपका एक क्वेश्चन था बोनस शेयर्स वाला। बोनस शेयर्स तब कंपनी इशू करती है जब वो ये डिविडेंड नहीं दे सकते। कभी कभार ऐसे सिचुएशन आ सकते कि किसी कंपनी के पास पैसा ना हो, तो वो उस टाइम अगर
कुछ भी इशू ना करे ना तो उसकी शेयर प्राइस बहुत जल्दी गिर जाएगी, लोगों का उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट उठ जाएगा। इसीलिए वो क्या करती है, वो बोनस शेयर्स इशू करती है। बोनस शेयर्स मीन कि मैं कहता हूं कि 1 पर ईच शेयर्स, या मैं कहता हूं कि यार 10% बोनस शेयर्स इशू हो जाए, तो इसका मतलब है कि अगर 10% बोनस शेयर्स इशू हो जाए तो उस एग्जांपल के मुताबिक 10 शेयर्स मजीद मार्केट में आ जाएंगे। तो कंपनी कभी भी नहीं चाहती बोनस शेयर्स इशू करने को। उसकी रीजन, शेयर प्राइस कम हो जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। आसान करते हैं, ये आपके साथ आप 4 बंदे, अक्सर जो यंगस्टर है, शायद ये जो थोड़े सीनियर लोग हैं ये तो फैमिली के साथ जाते होते हैं, ये जो यंगस्टर है ये ग्रुप में चलते हैं, यार कहते हैं चलो आज तहजीब का पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो जब जाते हैं तो उसको लेट सपोज हम कहते हैं कि 4 बंदे गए तो उसको 4 में डिवाइड कर दिया, तो हर एक बंदे को लेट सपोज 25%। अब अगर थोड़ा सा स्पीड वाला बंदा हो तो शायद वो किसी बाकी का भी हिस्सा खा जाए, ठीक है। तो अब क्या है, अगर बंदे लेट सपोज कम है तो उसको ज्यादा हिस्सा। अब थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं कि यार हम कहते हैं कि यार चले 8 बंदे चले जाते हैं, तो ये हिस्से भी कम हो गए, तो ओनरशिप क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। अब इसका आसान एग्जांपल, जब आपके घर में मेहमान आते हैं और आप कहते हैं कि घर में कहते हैं कि यार रूह अफ़ज़ा बनाए, ठीक है, और आपको पता है कि यार 6 लोग आ रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से 2 जग बना लेते हैं, ठीक है। और इतने में अचानक आपके कुछ और भी दोस्त कॉल करे कि यार हम भी आ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अब इसने शॉर्ट टाइम में और तो नहीं बना सकती, इसमें पानी डाल दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, उसका कलर भी थोड़ा सा उड़ जाते और उसमें जो मिठास है वो भी कम हो जाते हैं, तो उसको जी हाँ वो भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन से आप डाइल्यूशन की तरफ जाते हैं। जब बोनस शेयर्स इशू हो जाते हैं ना तो उसकी आपकी ओनरशिप जो है वो डाइल्यूशन में जाती है। तो कंपनी कभी भी ऐसा नहीं करती, क्योंकि जब डाइल्यूशन आ जाता है तो शेयर प्राइस गिर जाती है, और शेयर प्राइस गिरने के बड़े नेगेटिव इंफॉर्मेशन मार्केट में जाते हैं। तो कंपनी बड़ी मुश्किल से बोनस शेयर्स में जाएगी, वो कोशिश करेगी कि वो डिविडेंड्स दे दे, ठीक है। अब दूसरी चीज, कंपनी अगर लेट सपोज एक दफा उसने शेयर्स इशू किए, जैसे उस दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि लेट सपोज अगर एक कंपनी ने एक दफा इशू किया और दोबारा उसको जरूरत पड़ी पैसों की, अब कंपनी है उसको और प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, तो अगर उसने अब एक दफा पे कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए मार्केट में, तो क्या वो दूसरी दफा चाहेगी कि और शेयर्स इशू करे? डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है लोन लेने की तो वो पहले क्या करेगी, लोन लेगी। अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो उस टाइम फिर क्या करेगी, वो और शेयर्स इशू करेंगे। अगेन जब शेयर ज्यादा इशू हो जाएंगे मार्केट में, अगेन ओनरशिप डाइल्यूशन आएगी और उसकी वजह से शेयर प्राइस में कमी आ जाएगी। इसीलिए कंपनी चाहती है कि द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर द कंपनी टू फाइनेंस देयर प्रोजेक्ट्स आर एसेट, सो दे विल गो फॉर डेट, ठीक है। एंड वी हैव डिस्कस्ड द बेनिफिट्स ऑफ डेट। It gives tax advantage, it is less costly than equity, and the third one is information signaling theory, जो सिग्नलिंग बताया था कि इसकी वजह से मार्केट में आपके बारे में मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन शेयर हो जाते हैं। अब लेट सपोज आप अगर किसी से शेयर पार्टनरशिप करते हैं तो लोग कहते हैं यार इसको किसी ने उधार नहीं दिया तभी जाके ये पार्टनरशिप दे रहे हैं, वरना अगर इसको उधार मिलता तो ये कभी भी अपने साथ पार्टनर नहीं लगाता। इसीलिए सबसे अच्छा सोर्स है उधार वाला। अब उधार 3 तरीकों से हो सकता है। उधार ये हो सकता है कि आप या तो कंपनी चाहे बैंक से लोन ले ले, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले ले, लेकिन अगर वो कहती कि यार नहीं मैं जनरल पब्लिक से लोन लेना चाहती हूं, तो उसके लिए वो क्या करती हैं, वो सर्टिफिकेट इशू करती हैं, जिस तरह शेयर्स वाला है, लेकिन शेयर्स के ऊपर लिखे होते हैं ओनरशिप, इसके ऊपर सीधा लिखे होते हैं कि ये डेट है, उधार है, जो कि हमने आपको पाकिस्तान में बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी का टाइम है वो है 10 इयर्स, जो कि हमने आपको आफ्टर 10 इयर्स इसको वापस करना है। मतलब अगर आपसे हम कंपनी ने 1 लाख रुपए लिए बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों से लेंगे, लेट सपोज आपका नाम शाही मुल्क, आगा वलीद और साकिब, इन तीनों से पैसे लिए, तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने इस कंपनी के बॉन्ड्स परचेज किए हैं, ठीक है। अगर उसके पास
ये बॉन्ड उन लोगों ने परचेज किया, इसका मतलब उनके पास भी सर्टिफिकेट आ चुके हैं जो कि वो शो करते हैं कि हमने इस कंपनी को लोन दिया है। तो उसकी भी कंपनी के उसकी बॉन्ड्स की भी कीमत ऊपर नीचे जाती है, इसी तरह शेयर्स की भी कीमत ऊपर नीचे जाती है, लेकिन इसके ऊपर रिटर्न फिक्स होता है। अगर वो कहते हैं कि दिस इज 12% बॉन्ड, इसका मतलब है कि इस बॉन्ड के ऊपर 120 रुपीज ईयरली आपको मिलते रहेंगे एक बॉन्ड के ऊपर। तो वो मल्टीपल्स होते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करो जितने बॉन्ड्स आपके पास हो, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि ये ओनरशिप रिप्रेजेंट करते, तो ये क्या है, ये उधार है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो पेमेंट आपको मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट या इंटरेस्ट पेमेंट। अब उसके बाद ये इंटरेस्ट कैसे पता चलता है, लेट्स सपोज वो कहते हैं कि इसके ऊपर 12% है, तो पाकिस्तान में बॉन्ड की पार वैल्यू क्या है, 1000 रुपीज। शेयर की कितनी है, 10 रुपीज। ये इसकी स्टेटेड वैल्यू होती है, पार वैल्यू होती है, इसके ऊपर जो लिखी वैल्यू होती है कि ये बॉन्ड इतने का है। 1000 रुपीज का मतलब है कि 12% के हिसाब से सालाना रेट 12% है, तो सालाना इसके ऊपर आपको 12% मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आपको 120 रुपीज इसके ऊपर मिलता रहेगा जब तक आपके पास ये बॉन्ड हो। एक बॉन्ड के ऊपर आप कितने बॉन्ड है आपके साथ, तो उसको मल्टीप्लाई करो। लेट्स सपोज अगर किसी के पास 10 बॉन्ड है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 10, तो उसको 1200 पर ईयर मिलता रहेगा। आप किसी के पास 100 हो तो उसको 12000 मिलता रहेगा, ठीक है। अब ये चीज फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये किस तरह बनता है, कि ये किस तरह बनता है। ये डिविडेंड तो चले एक अलग कहानी है, ये कैसे बनते वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कैसे बना ये हमने उसके बाद वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। और उस डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट में हमने चीजें डिस्कस की थी, जिसमें हमने कहा था रिस्क फ्री रेट, एक हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन, रिस्क प्रीमियम, एक हमने पढ़ा था डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, एक हमने पढ़ा था लिक्विडिटी, एक हमने पढ़ा था मैच्योरिटी। अब जो लोग क्लास में नहीं थे तो उनको मैं ये फेवर दे सकता हूं, ठीक है। अगर आप खुद बुक से या जो नोट्स आपको शेयर हुए हैं उससे नहीं कवर कर सकते, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में, या आप लोग वॉइस मैसेजेस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आप लोग फिर कोई भी इसमें मसला है तो आप लोग मुझे बता देंगे कि ये हमें समझ नहीं आया है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं अब जाऊंगा तो अगेन ये 1 घंटा हो लेगा ये टॉपिक, इसीलिए मैं एक एक को आपको 1 बाय 1 फिर एक्सप्लेन कर लूंगा वॉइस मैसेज में, या इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इसके ऊपर फिर मैं आपको एक व्यू दे दूंगा 15 मिनट का या 20 मिनट का, ठीक है। उसके बाद फिर हम गए थे, उसके बाद क्या टॉपिक था यार, इधर हो गए, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं, हाँ ये चीजें ये मैंने खोल दिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम, ये टॉपिक है, ठीक है, इधर लिखा है ये नोट्स में, तो ये आपके साथ था किस तरह ये डिटरमिन किया जाता है ये इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी चीजें डिस्कस की थी, लेकिन ये छोड़ दे अब आप लोग, ठीक है। जो आप लोगों को समझा रहा हूं वो कवर कर ले। ये वाली चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो इधर इक्वेशन लिखा है ये आर इफ इज इक्वल टू ये आर रिस्क फ्री रेट, इधर एक और इक्वेशन था नीचे है, वो शायद इस पेज पे नहीं है, ठीक है। इधर आप देख लीजिए आपका इंटरेस्ट रेट
बन चुका है कि ये किस तरह डिसाइड किया जाता है, वो आपके पास यही फैक्टर है जिनसे ये इंटरेस्ट रेट बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के ऊपर क्या क्या असरात आते हैं या इंटरेस्ट का किसी और चीज़ों के ऊपर क्या असरात आते हैं। ठीक है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रेट कम होता है, लॉन्ग टर्म में फिर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह बिजनेस इकानमी में क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को मैंने बड़े डिटेल से डिस्कस की थी। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आगे से हमने ये डिस्कस किया था और ये आप लोगों के लास्ट क्लास का डिस्कशन है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, इसी से आप लोगों को असाइनमेंट 2 भी देता हूँ। असाइनमेंट 1 आप लोगों को मिला था कि व्हाट आर द लोकल एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट, एंड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट 1 वाज व्हाट इज वेक या हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो वेक मीन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 2 आपके साथ है, हाँ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हमने हार्ड में सबमिट करना है, सॉफ्ट में सबमिट करना है। वन टाइम आप लोग ये पूछ ले और इसको इसके बाद नहीं पूछना हार्ड फॉर्म में, और कोशिश करें कि जो पोस्ट ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर का ऑफिस है वहाँ पे भेज दें। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ कि ये असाइनमेंट हैंड रिटन हो या प्रिंटेड हो या कैसे हो, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। जो इन असाइनमेंट आपको मिलते हैं ना, तो ये इसीलिए मिलते हैं कि वो टॉपिक हम क्लास में नहीं कवर कर पा रहे, तो वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक होते हैं। तो कंसेप्चुअली बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट सपोज अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि व्हाट आर द लोकल एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो अगर आप उसको कंसेप्चुअली पढ़ ले और उसको या अपने अल्फाजों में लिख दे या आप उसको कॉपी पेस्ट ना करें, तो फायदा किसको होगा? कल आपके पास पैसे होंगे तो आपको अंदाज होगा कि मैं कहां पे इन्वेस्ट कर सकता हूं। दूसरी चीज जो आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स के जो डिफरेंट टाइप्स है वो भी आप लोग के लिए फायदेमंद है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन सा टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जो मेरे लिए बना है, क्योंकि वो उन लोगों ने इन्वेस्टर प्रेफरेंस के बेस पे बनाए होते हैं कि ये प्लान किस्म का म्यूचुअल फंड है, ये प्लान है, ये प्लान है, तो आप उस हिसाब से इस चीज़ को सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कट कॉपी पेस्ट ना मारे, इस चीज़ को सीख ले। दूसरी चीज़, कमिंग क्लास में हम इकट्ठे 2 क्विजेज लेंगे, जितना कोर्स कवर हो गया उसमें तो आपको रिवाइज भी करा गया मैं। ठीक है, इसीलिए अब आप लोग का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, एक क्विज 1 होगा, एक क्विज 2 होगा, क्योंकि हमने क्विज 1 डिले किया है। ठीक है, तो आपको एक दिन में 2 क्विजेज हम ले लेंगे, एक क्विज 1 और एक क्विज 2। यही कोर्स है ना, सिर्फ एक क्विज में एक तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, दूसरे क्विज में दूसरी तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक हो गया? जी एक सेकंड, अगर आपको असाइनमेंट में किसी चीज़ का समझना है तो आई एम अवेलेबल, आप लोग मुझसे वॉइस मैसेज पे पूछ सकते हैं कि यार सर ये चीज़ है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आंसर ज़रूर दूंगा। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? ड्यू डेट होता है, लेकिन अभी आप लोग को दिया मैंने नहीं है, इसीलिए दोनों असाइनमेंट कमिंग क्लास तक सबमिट कर दें। ठीक है जी, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ इसको 3-4 दफ़ा, लेकिन अगेन मैं वो सियारा आज आया नहीं है। दूसरा वकास अभी आए हैं दोबारा, ये दूसरी तीसरी दफ़ा होंगे, एक दफ़ा तो मैंने खुद किए हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कशन कर चुका हूं कि शायद आप लोग उसके बाद ऐड हुए होंगे, तो ठीक है ना। इसका मतलब है कि इससे पहले अगर शेयर हुए तो 2-3 दफ़ा तो वो आप लोगों को नहीं मिले, अब आप लोग को अब मिल गए ना। ठीक है जी, हो गया आप जी।